हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना दोस्त मुकेश कुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माई क्यूबिस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 9। इसमें आज के लेक्चर हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक का रेडिएशन थ्योरी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में इस चैप्टर में पूरे इस टॉपिक में या आज के लेक्चर में पूरी तरीके से देखेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स या वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज को देखिए ताकि आपको ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी और आज का लेक्चर यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में कुछ भी बताऊं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में थोड़ी भी बात पता है? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आइए स्टार्ट करते हैं। प्लैंक ने जब ये क्वांटम थ्योरी दी थी तो क्वांटम थ्योरी, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को अच्छे से समझने से पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि जब भी कभी कोई रेडिएशन, सपोज दैट सनलाइट है और यहाँ पे आपके पास एक मिरर है, ये सनलाइट इस मिरर के साथ टकराती है तो दो टाइप के रेज होते हैं, एक जो इसको क्रॉस कर जाती है, एक जो इसको इससे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्रॉस करने वाला और ये जो पोर्शन है ये रिफ्लेक्टेड रे। कुछ ऐसे भी तो रेज होंगे जो इसके अंदर आके एब्जॉर्ब हो जाती है जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे तीन प्रोसेस हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, या इसे आप ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। रिफ्लेक्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है और एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये क्या है जरा बताइए, सनलाइट क्या है? सनलाइट क्या है? ये एक टाइप का रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक जगह से चलता है और किसी दूसरी बॉडी के ऊपर आके टकराता है तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हो सकता है वो रिफ्लेक्ट हो सकता है वो ट्रांसमिट हो, या हो सकता है वो एब्जॉर्ब। ऐसा आपको पता है ऑलरेडी, आप रेज के बारे में पता है। सपोज दैट अगर हमारे पास ये आयरन रॉड है, इस आयरन रॉड को हम हीट करेंगे तो क्या होगा? इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको विजुअल रेज के बारे में बताया था, विबग्योर के बारे में बताया था, वायलेट से लेकर के रेड कलर तक की सारी बातें बताया था और उसके वेवलेंथ के बारे में बताया था, उसके फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। आपके पास ये आयरन का रॉड है, आप इस आयरन के रॉड को हीट कीजिए। जब आप इस आयरन के रॉड को हीट करेंगे सबसे पहले कौन सा कलर लेगा? वो रेड कलर लेगा। अब आपके समझ में आ रहा है कि रेड कलर से फिर धीरे धीरे येलो कलर होता जा रहा है, येलो से होते धीरे धीरे आप देखेंगे इसका कलर चेंज होते होते व्हाइट कलर होता चला जा रहा है। अब फिर भी अभी हम हीट करना बंद नहीं किया, अभी भी हम इसे हीट करते जा रहे हैं। तो हीट करते करते आप स्टार्टिंग में देखेंगे सबसे पहले कौन से कलर था? इसका कलर था रेड। उसके बाद धीरे धीरे रेड कलर चेंज होते होते किस में आया? येलो कलर में, उसके बाद ग्रीन कलर में, उसके बाद ब्लू कलर में, ऐसे धीरे धीरे स्काई ब्लू कलर में, उसके बाद ब्लू कलर में, उसके बाद धीरे धीरे कहां तक पहुंच गया? वायलेट कलर तक पहुंच गया। इस ये कलर का जो चेंजमेंट हो रहा है ना, ये विबग्योर, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है विबग्योर का, ये जो कलर आपको विबग्योर का दिख रहा है, अब इसमें मैं यहाँ पे, चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ। ये आपका वायलेट कलर है, ये आपका इंडिगो है, उसके बाद आता है ब्लू, फिर आता है ग्रीन, फिर आता है येलो, फिर होता है ऑरेंज और फिर होता है रेड। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आप देखे होंगे, शायद मैं आपको इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती जाती है और जो न्यू की वैल्यू होती है वो डिक्रीज करती जाती है। न्यू की वैल्यू डिक्रीज कर जा रही है, लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज कर जा रही है। और जब आपने हीट दिया था तो स्टार्टिंग में जब हीट दिया था तो सबसे पहले कौन सा कलर लिया था? रेड कलर लिया था। यानी कि रेड कलर की एनर्जी सबसे कम रही होगी। क्यों? क्योंकि जब आपने और फर्दर एनर्जी दिया, आपने और ज्यादा एनर्जी दिया तो वो रेड कलर से किस में कन्वर्ट हुआ था? ऑरेंज कलर में। आप अभी नहीं रुके, आपने और एनर्जी दिया, और ज्यादा हीट किया तो किस कलर में कन्वर्ट हुआ? येलो कलर में। आप अभी भी नहीं रुके, आप और एनर्जी दिए तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हुआ। आपने और एनर्जी दिया फिर ब्लू कलर में कन्वर्ट हुआ। आपने और एनर्जी दिया इंडिगो, फिर वायलेट कलर में कन्वर्ट होता चला गया। यानी अब उसके बाद आप और एनर्जी देंगे तो रुकेगा नहीं, वो डिसअपियर हो जाएगा, मैटर पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका होगा।
तो इसका मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि रेड कलर की एनर्जी सबसे कम थी और इंडिगो कलर की सॉरी यहाँ पे वायलेट कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा थी। रेड कलर की एनर्जी सबसे कम थी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। और इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, आप कहेंगे सर इसकी एनर्जी सर मैक्सिमम है, ये है मैक्सिमम एनर्जी। अच्छा यहाँ पे जरा जब मैं लैम्डा के बारे में बात करूंगा तो लैम्डा इस तरफ आगे बढ़ पे इंक्रीज कर रहा है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे मैक्सिमम। और न्यू की वैल्यू क्या होगी, न्यू की वैल्यू आप कहेंगे मिनिमम होगी। ओके, इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर देखूं तो आप कहेंगे सर इसके लिए लैम्डा की वैल्यू मिनिमम होगी और न्यू की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब जरा इसको कंपेयर करते हैं, रेड की एनर्जी कम थी, लैम्डा मैक्सिमम था, न्यू मिनिमम था। इसका मतलब तो यही हो गया ना कि अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जरा ध्यान से देखिए चीज को, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्यों, क्योंकि रेड कलर की एनर्जी सबसे कम थी। आप सबसे पहले जब आप उसको हीट कर रहे थे सबसे पहले रेड कलर ही आया था, तो रेड कलर की एनर्जी सबसे कम है। लेकिन जब आप एनर्जी बढ़ाते गए तो उसका कलर चेंज होता चला गया। कहने का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर इसकी एनर्जी कम है और इसका लैम्डा मैक्सिमम था और न्यू मिनिमम था, इसकी एनर्जी मैक्सिमम है और लैम्डा मिनिमम है और वी मैक्सिमम, तो वी न्यू मैक्सिमम होने से एनर्जी मैक्सिमम हो गया, यानी कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, या आप कह सकते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या आप कह सकते हैं एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। एनर्जी लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे पता चला, हमने इस एक्सपेरिमेंट से इसको पता कर लिया। मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको आराम से नोट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, चाहे अपनी कॉपी पे ऐसी सारी चीजों को नोट कर लें। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू कम होती जा रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और एनर्जी सबसे कम होती है। अच्छा, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से उसका डिस्पर्जन बहुत कम होता है, यानी कि अगर आप ज्यादा दूर से देखने की कोशिश करेंगे तो रेड कलर बहुत ज्यादा दूर से दिख जाता है। और यही रीजन लगता है कि एरोप्लेन में या कोई ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है तो उसपे ऊपर रेड कलर की लाइट लगाई जाती है। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा दूर से दिख जाता है। क्यों ज्यादा दूर से दिख जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा। ओके, इस तरीके से हमने पूरा का पूरा ये विजुअल स्पेक्ट्रम अच्छे से समझ लिया और उसके रेड कलर से लेकर के यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी से लेकर के हायर फ्रीक्वेंसी तक की हमने बात की, यानी कि रेड कलर से लेकर के वायलेट कलर तक की हमने सारी बातें कर ली। अब हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो हर टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके और तो और हर टाइप के रेडिएशन को इमिट भी कर सके, यानी कि यहाँ पे एनर्जी का कोई रोल नहीं है, रेडिएशन की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं, चाहे जिस टाइप की फ्रीक्वेंसी हो, चाहे जिस टाइप की वेवलेंथ हो, चाहे जिस टाइप की एनर्जी हो, हर एक रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर सकता है और हर एक रेडिएशन को इमिट कर सकता है, इसलिए इसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। अच्छा, ब्लैक बॉडी का ये बिल्कुल मतलब नहीं कोई बॉडी काली हो काली बॉडी से मतलब नहीं होता, मतलब एक ऐसी बॉडी जो हर टाइप के रेडिएशन को इमिट एब्जॉर्ब करे और हर टाइप के रेडिएशन को इमिट करे, उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। ओके, या उसे ब्लैक बॉडी बोलते हैं और इस रेडिएशन को, इमिट रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम देते हैं। अगर आपने कभी डायमंड देखा होगा तो मैं बताना चाहूंगा, डायमंड किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है। कार्बन कैसा होता है, काला। उसके बावजूद, प्योर कार्बन से बनने के बावजूद डायमंड क्या होता है, कलरफुल होता है। आइए देखते हैं क्यों होता है। ये आपके पास एक ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी में सनलाइट इस छोटे से पोर्शन से अगर इंटर करेगा तो क्या होगा, जैसे ये छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है, बहुत ही छोटा पोर्शन है, सनलाइट आती है और इस वाले पोर्शन से आकर के इंटर करती है और वो अब इस पोर्शन से टकरा टकरा के TIR के थ्रू इसका जो कलर हो, जो लाइट होती है वो इसी बॉडी के अंदर ही रह जाती है, इससे बाहर निकल नहीं पाती।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे TIR हो रहा है। TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जब लाइट यहाँ पे इंटर की, एक बार लाइट इंटर कर गई उसके बाद वो जेट नहीं कर पा रही। हाँ, बशर्ते ये है कि ये बॉडी कहीं से टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये कहीं से ब्रेक होगी तो ये रेज वहां से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर वो कहीं से ब्रेक नहीं है तो ये पूरा सनलाइट आएगा अंदर और वो पूरी तरीके से TIR के थ्रू अंदर पूरा फैल जाएगा। और जब ये अंदर पूरा लाइट फैल जाएगा तो ये अंदर से लाइट ये चमकने लगेगा, जस्ट लाइक अ बल्ब। ये बल्ब की तरह चमकने लगेगा। इसी वजह से डायमंड में TIR होता है, और TIR की वजह से ही आप लोगों को ये बात तो शायद पता ही होगी कि नॉर्मली प्योर कार्बन से बनने वाली चीजें काली होती है, बट डायमंड भी प्योर कार्बन से बना हुआ है। तो वो क्यों कलरफुल है? क्योंकि उसमें TIR है, और TIR की वजह से सारे सनलाइट अंदर आकर के वो अंदर इंटर कर चुके हैं। अब वो बाहर नहीं निकल पा रहे। बाहर निकलने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? एक रास्ता ढूंढना होगा। आप उसी डायमंड को ब्रेक कर दीजिए, और जब आप डायमंड ब्रेक करेंगे तो किसी का लायक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब उसमें TIR नहीं हो रहा, तो वो उसमें चमकने वाला काम खत्म हो जाएगा। तो डायमंड हमेशा अंधेरे में इसीलिए चमकता है। क्यों? क्योंकि इसमें TIR होता है, वो एक बल्ब की तरह काम करता है। ओके, मेरे ख्याल से तक आप ये समझ चुके होंगे। तो ऐसे होता है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का काम क्या होता है? वो हर एक टाइप के रेडिएशन, चाहे जो टाइप का रेडिएशन हो, उसको एब्जॉर्ब करेगा, और हर टाइप के रेडिएशन को इमिट भी कर सकता है। ये जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं इसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम दिया गया। एब्जॉर्ब रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं बोलते हैं, जो इमिट होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो इमिट होती है, इसे जो ब्लैक बॉडी से इमिट होती है रेडिएशन, उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। अच्छा, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, जैसा कि आप लोग इसे यहाँ पे सारी चीजें सीख रहे हैं, इसमें चीजें क्या हो रही है? रेडिएशन क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। अब ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है ना, उस टाइम पे अगर मैं इसके अंदर जो कलर इंटेंसिटी है, मतलब जो रेडिएशन आ रहा है, उस रेडिएशन की अगर इंटेंसिटी और उसकी वेवलेंथ में हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो उसकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ में देखिए यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाकर मैंने आपको दिखा दिया। ये दो अलग अलग टेम्परेचर पे बनाया हूँ। एक का टेम्परेचर T2 है, एक का टेम्परेचर T1 है। तो अगर आप कभी भी वेवलेंथ को धीरे धीरे कम करते जाए तो आप देखेंगे इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही होगी? पहले बढ़ रही होगी, लेकिन बढ़ने के बाद अचानक से वो क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। आप इसी को ध्यान से देखें। आपने इस ग्राफ को ध्यान से देखा तो आप यहाँ पे T1 और इस T2 को देख रहे हैं, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पे, किसी भी बॉडी के अलग अलग टेम्परेचर पे उस बॉडी की निकलने वाली रेज यानी इंटेंसिटी और उसकी वेवलेंथ को हमने कंपेयर किया। अब एक बात जरा ध्यान से फिर से बोलो, जब ये आपने वेवलेंथ को कम किया था तो वेवलेंथ टाइम सेम है, टाइम में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने टाइम पे यहाँ से यहाँ पहुंचा है उतने टाइम पे यहाँ से यहाँ पहुंचा है, यानी स्पीड उसकी थोड़ी सी बढ़ी रही होगी, वो अलग बात है। लेकिन इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी T1 और T2 के ऊपर डिपेंड करती है। किसी भी बॉडी से निकलने वाली जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि वो किस टेम्परेचर पे इमिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर T2 की वैल्यू ज्यादा है, T1 की वैल्यू ज्यादा कम है, तो T2 पे हायर टेम्परेचर पे इसकी इंटेंसिटी, सेम वेवलेंथ की इंटेंसिटी हायर टेम्परेचर पे ज्यादा है। देखें, अगर मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं कुछ इस तरीके से, ये देखिए, आप देख रहे हैं कि सेम वेवलेंथ की पर अलग अलग टेम्परेचर की इंटेंसिटी अलग अलग है। इसकी इंटेंसिटी ये है, जबकि इसकी इंटेंसिटी ये है। अलग अलग टेम्परेचर पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया सेम बॉडी के लिए, तो उसके जो वेवलेंथ और इंटेंसिटी में रिलेशन आया वो कुछ इस तरीके से आया। टेम्परेचर बढ़ाने से सेम वेवलेंथ की जो एनर्जी होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो अगर वेवलेंथ सेम है तो एनर्जी भी सेम होगा, एनर्जी सेम है तो इंटेंसिटी कैसे चेंज हो सकती है? फिर से यही आप समझ गए होंगे कि इंटेंसिटी का वेवलेंथ से कोई कनेक्शन है, इंटेंसिटी का वेवलेंथ या एनर्जी से कोई कनेक्शन नहीं, इंटेंसिटी का कनेक्शन टेम्परेचर से। टेम्परेचर ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा, टेम्परेचर कम इंटेंसिटी कम, सिंपल सी बात। आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जल्दी से अपनी कॉपी में से बना लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि हमने बार बार आपको सारी चीजें सिखा रखी हैं। प्लैंक ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे अपनी थियरी दी, ठीक है, और वो थियरी 1900 में पब्लिश हुई थी और उसका नाम हुआ था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो स्टार पॉइंट बनाए और लिखें, इन 1900
ये पॉइंट नोट कर लें। इन 1900 मैक्स प्लैंक एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्टार पॉइंट बनाए, इस पॉइंट को नोट करें। इन 1900 मैक्स प्लैंक एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अब हम क्वांटम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हमें कुछ पोस्टुलेट के बारे में जानना होगा। हेडिंग डालें फटाक से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हेडिंग डालिए प्लैंक्स क्वांटम। ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये क्वांटम थ्योरी के टर्म में एक्सप्लेन किया गया है और उसको हमें पढ़ना है। हेडिंग डालिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और इस प्लैंक क्वांटम थ्योरी में सबसे पहले फर्स्ट पोस्टुलेट लिखें। ढेर सारे पोस्टुलेट होंगे, उन पोस्टुलेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट है, radiant energy is emitted or absorbed discontinuously into the form of discrete packet or bundle of energy and not continuous। सिंपल सी बात है। आपके दिमाग में ऐसा आया होगा कि जब भी कहीं से मान लो सन से सपोज दैट यहाँ पे सन है, ये सन और यहाँ से एनर्जी निकल रही है और ये अर्थ है, इस अर्थ के पास आ रही है। तो सन से जो एनर्जी आएगी तो आपके दिमाग में आएगा तो कॉन्टिन्यूसली आ रही है, ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन ये आप अगर सोच रहे तो ये गलत है। सन से निकलने वाली जो एनर्जी होगा कॉन्टिन्यूसली नहीं आ रहा होगा, बल्कि वो बंडल में आ रहा होगा, एक पैकेट के फॉर्म में आ रहा होगा, ऐसे ऐसे। ये छोटा छोटा पैकेट, ये एक पैकेट, ये एक पैकेट, ये एक पैकेट, ये छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में आ रहा है। जैसे ये डिसकंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ से ऐसे आया, छूट गया, फिर आया, फिर छूट गया, फिर आया, फिर छूट गया। एक छोटे छोटे डिसकंटिन्यूअस पैकेट के फॉर्म में आ रहा है। इस पैकेट को हम एनर्जी पैकेट का नाम देते हैं या एनर्जी बंडल का नाम देते हैं। ओके, तो जब भी कभी रेडिएशन के बारे में बात करें तो रेडिएशन किस तरीके से ट्रेवल करता है, वो एनर्जी पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करता है या एनर्जी बंडल के फॉर्म में ट्रेवल करता है। आप जो मन करे आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल नहीं करता बल्कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल करता है। फर्स्ट पोस्टुलेट लिख लीजिए। अगर आप सोच रहे हो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है तो आप गलत है। वो किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। थोड़ा सा पहले आएगा, फिर रुक जाएगा, फिर आएगा, फिर रुक जाएगा, फिर आएगा, फिर रुक जाएगा। ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल करता है। इस डिसकंटिन्यूअस फॉर्म को में जो वेव है उसे एनर्जी पैकेट या क्वांटा या क्वांटम के नाम से बुलाया जाएगा। ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज क्वांटा या क्वांटम। ठीक है, क्वांटा का मतलब होता है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सके। क्वांटा का मतलब होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सके, जो नॉन डिविजिबल पार्टिकल हो। यानी कि ये जो पैकेट है, इस पैकेट को नहीं तोड़ा जा सकता। ये एक फुल पैकेट है, जिसके ऊपर गिरेगा उस पर अपना पूरा का पूरा एनर्जी देगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा एनर्जी उसको दे दे, थोड़ा सा कहीं और दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। वो फुल पैकेट है, वो पूरा का पूरा पैकेट की एनर्जी का पैकेट ही उसको दे देगा जिसके ऊपर ये रेडिएशन गिरेगा। ओके, तो जब एनर्जी यहां से, अब भाई बोर के एटॉमिक थियरी में ये सारी चीजें आपको समझाया गया होगा, लेकिन प्लैंक क्वांटम थियरी को इससे हम समझना चाह रहे हैं कि यही फोटोन जो है, इसी फोटोन के फॉर्म में जब एनर्जी आती है एक इलेक्ट्रॉन के पास, तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे और फिर से एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाता है। लेकिन अगर वो हायर एनर्जी से एनर्जी को रिलीज करे, सपोज दैट ये लोअर एनर्जी है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे एक पैकेट के फॉर्म में, ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आने के बजाय कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी आ रहा है, तो आप गलत है। ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी नहीं आ रहा है, बल्कि किस फॉर्म में आ रहा था, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आ रहा था, ऐसे। तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी आया, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में था, वो हायर एनर्जी में पहुंच गया, फिर अगर और ज्यादा एनर्जी मिल गई तो और ज्यादा हायर एनर्जी में पहुंच जाएगा, ऐसे कुछ। अब आइए सेकंड पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट आपने नोट किया, अब सेकंड पोस्टुलेट, amount of energy associated with the quantum of energy is proportional to the frequency of radiation, that is E equals to h nu। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का फॉर्मूला है, E equals to h nu। ठीक है, और ये प्लैंक के जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, वहां पे मैंने बताया था कि जो एनर्जी है वो न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई थी कि वो कितना है, बस आपको इतना बताया था E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का यह जो इक्वेशन, इसे प्लैंक ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में यूज किया है, वहां पर उन्होंने किया E इक्वल्स टू h न्यू। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ पे h क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया। सेकंड पोस्टुलेट नोट कर लें कि जो एनर्जी होगा वो एनर्जी होगा E इक्वल्स टू h न्यू।
यानी कि किसी भी रेडिएशन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और प्रोपोर्शनल का साइन लगाया तो हमने क्या यूज कर लिया, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन आपने भी यूज किया उस रेडिएशन की एनर्जी है H प्लैंक कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू हमेशा आप याद रखेंगे 6.25 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। आपने दिमाग में डाल लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये सेकंड पोस्टुलेट था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक बात याद रखेंगे, ये जो एनर्जी का इक्वेशन, ये प्लैंक का इक्वेशन नहीं है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे जो न्यू दिख रहा है फ्रीक्वेंसी है, H प्लैंक कांस्टेंट, ए एनर्जी, जैसा कि आप लोगों को बताया गया। तो न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, आपको ये भी पहले से पता होगा, न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे न्यू की जगह पे सी बाई लैम्डा पुट कर सकते हैं, और यहाँ से एक नया इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। और वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, H न्यू में हमने न्यू की जगह पे क्या रखा, सी बाई लैम्डा, और अगर ऐसा किया तो एक नया इक्वेशन H सी बाई लैम्डा करके हमें मिल जाएगा, E इक्वल्स टू H सी बाई लैम्डा, E इक्वल्स टू H सी बाई लैम्डा। फटाक से इसे नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा अब तक आप इसे नोट कर चुके हैं, ठीक है। अब एक और बात याद रखिए, यहाँ पे अगर एक फोटोन की, जो वहां पे फोटोन की बात कर रहे हैं, वो फोटोन के हिसाब से इसकी एनर्जी होगी। अगर ढेर सारे फोटोन है, एन एच न्यू, एन क्या होगा, आपका इंटीजर का काम करेगा। यहाँ पे 1.5 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता, एन 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे इसका थर्ड पोस्टुलेट जरा हम देखते हैं क्या होता है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी विल बी द होल नंबर मल्टीप्लाइड ऑफ द क्वांटा, ठीक है। जितना एनर्जी, टोटल नंबर जो एनर्जी का निकलेगा, टोटल अमाउंट जो एनर्जी का रिलीज होगा, वो क्या होगा, अब वो डिपेंड करेगा कितना क्वांटा निकला है। 5 क्वांटा निकला होगा तो एक एनर्जी से, एक क्वांटा से H न्यू एनर्जी निकला, तो 5 क्वांटा से कितनी एनर्जी निकला, टोटल एनर्जी हो गया E1 प्लस E2 प्लस E3 यानी कि 5 इंटू E, तो 5 क्वांटा से 5 इंटू E, तो यानी कि टोटल जो एनर्जी E का फॉर्मूला होगा वो NH न्यू। E इक्वल्स टू H न्यू का जो फॉर्मूला है, ये एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, वन फोटोन या वन क्वांटा। लेकिन ET जो है, यहाँ पे ET लिखना ज्यादा सही रहेगा, ET दिस इक्वल्स टू NH न्यू, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू N इंटू E। तो आप इसे कह सकते हैं टोटल एनर्जी, ये है ET यानी कि टोटल एनर्जी, दिस इक्वल्स टू N इंटू E। तो ET आपका टोटल एनर्जी है, ET जो है आपका टोटल एनर्जी है, और N क्या है, नंबर ऑफ फोटोन या नंबर ऑफ फोटोन, N नंबर ऑफ फोटोन, एंड E क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। चलो इसको नोट करें, ET इक्वल्स टू NH न्यू, वेर N की वैल्यू क्या, 1 2 3 4, N क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, कितना फोटोन निकला। मान लीजिए एक बॉडी से 10 फोटोन निकल रहा है, एक फोटोन की एनर्जी समथिंग है, तो 10 फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दोगे, 10 फोटोन की एनर्जी निकल आएगी। इसमें क्या समझना ज्यादा, ओके। जल्दी से इसे नोट करिए। थर्ड पोस्टुलेट है, थर्ड पोस्टुलेट क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी विल बी द होल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ क्वांटा। एग्जांपल है E इक्वल्स टू NH न्यू। चलिए इसे नोट करिए, फिर हटा देंगे। इस तरीके से हमने पोस्टुलेट इनके देख लिए। थर्ड पोस्टुलेट हमने चेक कर लिया, ओके। तो यहाँ पे हमने यूज किया, क्या यूज किया है, E इक्वल्स टू H न्यू। तो अगर मैं एक फोटोन की बात करूंगा तो 1H न्यू, 2 फोटोन की बात करूंगा 2H न्यू, 3 फोटोन की बात करूंगा 3H न्यू, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अभी बोहर्स क्वांटाइजेशन में हम आगे इसी के बारे में बात करेंगे, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एनर्जी एक उसे पॉइंट के फॉर्म, फ्रैक्शन के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, इसलिए क्वांटाइजेशन का मतलब इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, ओके।
अब इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। देखें, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन whose frequency is 4.96 into 10 to the power 14 per second। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला तो ये काम कीजिए, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कीजिए, अदरवाइज मैं सॉल्व कर रहा हूं। आप यहाँ पे देखें, स्टेप नंबर 1 कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। 1 मोल फोटोन की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। 1 फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी। 1 मोल फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी आपको पता है। तो पहले एक फोटोन की एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद 1 मोल के मतलब Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला काम होगा कि एक फोटोन की एनर्जी H इंटू न्यू। H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, न्यू की वैल्यू 4.96 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड। इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, E की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। तो ये 1 फोटोन की एनर्जी, ठीक है, ये आ गया 1 फोटोन की एनर्जी। हमें क्या करना है, 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालना है। 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे जो थोड़ा सा मिस्टेक है, जरा यहाँ पे देख लें। 1 मोल फोटोन नहीं है बल्कि 1 फोटोन। 1 फोटोन की एनर्जी आपको ये इतनी दिख गई। अब हमें 1 मोल फोटोन की एनर्जी देखनी। 1 मोल फोटोन की एनर्जी के लिए हमें क्या करना चाहिए, 1 मोल फोटोन की एनर्जी के लिए हमें बस कितने फोटोन है, 1 मोल में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 फोटोन होंगे। 1 मोल का यही मतलब होता है, आपको इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया गया मोल कॉन्सेप्ट में। तो n इक्वल्स टू 1 मोल। 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10 पावर 23। तो यहाँ पे n की जगह पे हमने ये वैल्यू डाल दी। h की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर रखी है। तो 1 फोटोन की जो टोटल एनर्जी आ गई वो कितनी आ गई, जल्दी से आप वैल्यू को पुट करें और कैलकुलेट करके मुझे बताएं। E की वैल्यू इतनी है, टोटल अभी h की वैल्यू कैलकुलेट किया और फाइनली कैलकुलेशन के बाद हमें मिल गया 19.788 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर मोल, या इसे लिख सकते हैं 197.88 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। 1 मोल फोटोन की जो एनर्जी है वो आपके सामने है, 197.882 किलो जूल पर मोल, ठीक। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आज का ये वाला लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में बात करेंगे, फोटोमेट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे और डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आज का लेक्चर अभी यहीं पर खत्म होगा, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, नमस्कार।